नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे यूपी पीसीएस आरओआर से रिलेटेड टेस्ट सीरीज कर रहे थे और इस क्रम में यदि बात करें तो धी आईएएस से जो फेज़ 1 का आपका टेस्ट है वो कंप्लीट कर दिया गया है। धी आईएएस का फेज़ 2 का टेस्ट अभी हम लोग देख रहे हैं और इस क्रम में यदि बात करें तो जीएस का जो है 2 टेस्ट और हिंदी का 2 टेस्ट यानी कर चुके हैं हम लोग। यानी आज हम लोग फेज़ 2 का टेस्ट नंबर 5 देखेंगे और ये टेस्ट आपका होगा जीएस का जनरल स्टडीज। और ये आप देख सकते हैं इसका ये टेस्ट नंबर जो है आपका 3 है। और इसमें यदि बात करेंगे तो समान अध्ययन के अलावा आपका करेंट अफेयर कवर किया गया है मई जून का। तो मई जून का पिछले में जो है इससे पहले 2 महीने का कवर किया गया था, मार्च अप्रैल। इसके टेस्ट नंबर 1 में जो है जनवरी फरवरी का कवर किया गया था। यहाँ मई जून का करेंट अफेयर कवर किया गया है। तो जैसे आपका जिस फॉर्मेट में एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है उसी फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। और देखिए टेस्ट बनाने में एक जो है काफ़ी लोग का योगदान होता है, तो एक बेहतर से प्रैक्टिस के लिए आपके सोर्स है। तो बिल्कुल जो है टेस्ट पे आप भरोसा करके और अपने तैयारी को जो है अच्छे आयाम पे पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जीएस वर्ल्ड से जो है फेज 1 और फेज 2 का जो है टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही साथ जो है पीसीएस मंत्रा से हम लोग 8 टेस्ट देखे थे। तो जैसे मैं बताया है था आपको कि टेस्ट तो चलते रहेगा आपका। इसके अलावा एक टेस्ट मैं और प्रोवाइड करूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप लोग जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आपको डेली एक टेस्ट जो है कोशिश करेंगे, डेली अगर नहीं हो पाए तब भी सप्ताह में 4 से 5 टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे इस टेस्ट के अलावे। बाकी टेस्ट चलते रहेगा। जहाँ तक यूपी पीसीएस की बात है तो यूपी पीसीएस के भी टेस्ट जल्द ही आपके समकक्ष जो है आपको मिलने लगेगा। थोड़ा आप लोग धैर्य बना कर रखेंगे। अभी DIS का टेस्ट हम कंप्लीट कर लेंगे और यूपी पीसीएस भी स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर का भी जैसे मैं बताया था कि तुरंत जो है जल्दी ही आपको सेशन स्टार्ट होगा। करंट अफेयर हम लोग एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूरा जो है करने का प्रयास करेंगे। बाकी आप लोग प्ले लिस्ट में चलेंगे या लाइव लाइव सेक्शन में चले जाएंगे और वहाँ पे जाके आप रिवीजन करना चाहते हैं तो रिवीजन कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे मैं बताया हूँ कि बिल्कुल आप इफ़िशियंसी के साथ जो है टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। तो जिनके पास ओएमआर सीट है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है 1 से लेके 140 तक नंबरिंग कर ले और फिर इसके बाद जो है आप एक एक प्रश्न को हमारे पैरेलली हल करें। हम सफिशिएंट आप सभी को टाइम देते हैं। आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो क्या होगा, आप उसे याद कर लेंगे या समझ लेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें गलत युग्म कौन सा है ये आपको ढूंढना है। अरावली पर्वत का निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। दूसरा है आपका गोंडवाना क्रम की जो चट्टानों का निर्माण हुआ है ये कार्बोनी जो है फेरस काल में हुआ है। नेक्स्ट है आपका दक्कन ट्रेप का निर्माण जो है क्रीटेशियंस काल में हुआ है। और अगला है बृहद हिमालय का उत्पत्ति जो है मायोसीन काल में हुआ है। तो एनसीईआरटी आप अगर पढ़े होंगे तो आप लोग क्लियरली देखे होंगे, पूरा एक चार्ट बना के दिया हुआ है और चार्ट वो थोड़ा सा बड़ा है बट याद रखना उतना जो है मुश्किल नहीं है। चलिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए, अरावली पर्वत की बात करें तो इसका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड में ही हुआ है। गोंडवाना की जो है कार्बोनिफेरस काल में ही हुआ है। दक्कन ट्रेपो की बात करेंगे तो ये क्रीटेशियस काल में ही हुआ है। तीनों ही सही है। ये बृहद हिमालय है, हिमालय को भी जो है 2-3 भागों में बांटा गया है, आप देख ही पाते हैं। तो जिसमें बृहद हिमालय जो पुराना सबसे पहले जिसका निर्माण हुआ है इसका टाइम पीरियड आपसे जो है पूछा गया है। तो बृहद हिमालय का जो निर्माण है वो मायोसीन काल में नहीं हुआ है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका गलत युग्म बन जाएगा। ठीक है, बृहद हिमालय की उत्पत्ति अगर बात की जाए तो ये जो है आपको ओलोगी सीन काल में हुआ है। ठीक है, तो मायोसीन काल में किसका निर्माण हुआ है, तो मायोसीन काल में जो है मध्य या जो लघु हिमालय है आपका या शिवालिक जो है, शिवालिक का अगर पूछा जाता तो आप प्लायोसीन काल बोलते। यदि आपसे मध्य या लघु हिमालय पूछा जाता तो आप मायोसीन करते। और आपसे यदि पूछा गया है बृहद हिमालय तब आप क्या करते, ओलिगीसीन करते। तो ये गलत था। चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी का एक परत जो है मेंटल का विस्तार यहाँ पे बताना है कि मेंटल का विस्तार कहाँ से कहाँ है। अब इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम पहले भी टेस्ट सीरीज में इसको बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। ठीक है, तो बस बताना है मोहो अस्पंता से जो है ये 700 किलोमीटर की गहराई तक है। लहमन से 2900 है। मोहो से 2900 है या रैप्टी से जो है 2900 किलोमीटर तक है। देखिए, तो आंसर इसका आप लोग करें।
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अगर इसको हम लोग समझने का प्रयास करें तो मान लीजिए अपना अर्थ हो गया। ठीक है, अर्थ से जो है एक परत यदि हम लोग यहाँ पे, चलिए इसको जूम आउट करते हैं, तो ये अर्थ का एक हिस्सा हम लोग ले लिए और इसको यदि एनालाइज करें, ठीक है, ये मान लीजिए अर्थ का एक हिस्सा हो गया और इसको यदि आप एनालाइज करते हैं तो सबसे ऊपर जो है ऊपरी परत की बात करें, ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये जो क्या है आपका लिथोस्फीयर है और इसी के अंदर देखेंगे तो आपको दो लेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ डॉटेड कर देते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर और इसको जो है आप क्या कह सकते हैं, कोनराड जो है डिसकंटिन्यूटी कह सकते हैं। ये दूसरा वाला जो दिख रहा है आपका मोहो है, तो यहीं से आपको पूछा है। ठीक, तो ये मोहो डिसकंटिन्यूटी है और इसके बाद यदि आप बढ़ते जाएंगे तो एक यहाँ पे हम लोग लेयर ले लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जो है ये जो आपको लेयर दिख रहा है यहाँ से यहाँ, ये क्या है, यही आपका जो है मेंटल है। ठीक है, ये मेंटल है, इसमें भी यहाँ से ये अपर मेंटल हो जाएगा, ये लोअर मेंटल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक कोर हो जाएगा, कोर में इनर कोर हो जाएगा, आउटर कोर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न में ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ से क्या पूछा गया कि मेंटल का विस्तार मोहो अस्पंदा से जो है 700 किलोमीटर है, मोहो से 2900 है। तो मोहो अस्पंदा आखिर है कहाँ, तो देखिए मोहो कहाँ पे है, यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है। ठीक है, और यहाँ से विस्तार जो है कितना है, तो यहाँ से यदि विस्तार देखेंगे मोहो से तो अप्रॉक्स जो है आपका ये 2900 किलोमीटर तक पड़ जाएगा। ठीक है, ये 2900 किलोमीटर तक डिस्टेंस पड़ जाएगा, तो ये 2900 पड़ जाएगा और फिर अंदर जाते जाएंगे तो ये जो आ जाएगा 6370 किलोमीटर के अप्रॉक्स आ जाता है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, यही वाला आपसे लेयर पूछा गया था, इसी का मोटाई जो है पूछा गया था। तो यहाँ पे आंसर आप लोग सही किए होंगे। तो चलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, अप्रॉक्स 2900 किलोमीटर पड़ेगा। देखिए अगला है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत क्या है। देखिए जनरली उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता कहाँ है, मान लीजिए आपका ग्लोब है, पृथ्वी का एक नमूना, और ये मान लीजिए 0 डिग्री लाइन है। ठीक है, और इसके ऊपर आपको पता ही है 23.5 डिग्री ये नॉर्थ और नीचे 23.5 डिग्री जो आपका साउथ। ठीक है, तो ये आपको पता है, इसको मकर रेखा हम लोग बोलते हैं, इसको कर्क रेखा। जनरली इसी के बीच जो है आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है देखने को आपको मिलेगा, कर्क और मकर के बीच। तो इसमें देखें क्या पूछा गया है कि ऊर्जा का स्रोत क्या है, पछुआ पवन द्वारा संचारित ऊष्मा, संघनन की गुप्त ऊष्मा, वाताग्र या दो विपरीत वायु राशियों का मिलन। चलिए आप आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, संघनन का जो है गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो आप लोग आंसर इसका सही किए होंगे। अगला देखिए, द फ्यूचर वी वांट नामक मसौदा किस पर्यावरणीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। ये फैक्चुअल सा प्रश्न है आपके लिए। पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, पृथ्वी 5 जो 1997 में हुआ था, रियो जो है +20 सम्मेलन 2012 वाला, या पृथ्वी 10 सम्मेलन 2002 वाला। द फ्यूचर वी वांट नामक एक मसौदा जो तैयार किया गया था। ठीक है, तो आप लोग आंसर कर लेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रियो +20 सम्मेलन जो हुआ था आपका। ठीक है, आप देखेंगे तो ये 1992 में, ठीक है, ये आयोजित किया गया था पृथ्वी सम्मेलन, और इसके जो है 2 दशक बाद जो है ये आपको 2012 में, लगभग 20 साल बाद, ये रियो डी जेनेरियो जो है ब्राज़ील में, ठीक है, ये जो है संयुक्त जो है राष्ट्र सतत विकास के द्वारा इस सम्मेलन आयोजित किया गया और इसी में द फ्यूचर वी वांट नामक मसौदा एक प्रस्तुत किया गया, जिसमें आपको क्या बोला गया कि सतत विकास, जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक समानता, इन सब पहलुओं पे विचार किया गया था। चलिए अगला देखते हैं, उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान कहाँ अवस्थित है। ये तो बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न है। द इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, ये पूछा जा रहा है, तो आप आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लागोस। ठीक है, लागोस कहाँ पे आपको, नाइजीरिया में। अगला देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इसमें गलत ढूंढना है। एक तरफ बंदरगाह है पतन और एक तरफ देश है, ये भी बिल्कुल फैक्ट बेस्ड आपका प्रश्न है। मतादी जो है कांगो गणतंत्र में है, पोर्ट हरकोट अल्जीरिया में, सिकंदरिया जो है ये मिस्र में, पोर्ट जो है एलिजाबेथ दक्षिण अफ्रीका में। देखिए
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आप लोग पैरेलली जरूर आंसर करेंगे। ठीक है, ये पोर्ट जो है अक्नोन जो नाइजीरिया का एक बंदरगाह है, तो ये अल्जीरिया का आपको नहीं है, बाकी सब इसमें सही था। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 7। ये कथन और कारण दिया गया है, इसमें पहला देखेंगे, न्यू जो है फाउंडलैंड के समीप ग्रीनबैक वो नोआ स्वाकिया के पास जॉर्जेस बैंक नामक बृहद मत्स्यन ग्रहण क्षेत्र मिलते हैं। यहाँ लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम आपस में मिलते हैं, इस वजह से ऐसा देखने को मिलता है। आंसर करें। देखिए, आप देखेंगे कि जहाँ गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा दोनों एक जगह मिलती है, तो वो क्षेत्र जो है मत्स्य पालन के लिए क्या होता है? बहुत बेहतर जोन होता है। आप लोग आंसर समझ चुके होंगे, इसका सही आंसर आप लोग कर भी लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला देखिए, जैव विविधता जो अभी समय सीवी जो है डी को पृथ्वी सम्मेलन 1992 के दौरान अंगीकृत किया गया था। सीवीडी के अंतर्गत कॉप 10 सम्मेलन का आयोजन नगोया में हुआ था। इसमें बताना है गलत कौन सा है। देखिए, बात किसकी हो रही है? जैव अभिसमय यानी कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात हो रही है, सीबीडी की बात हो रही है। अब आंसर किए होंगे। देखिए, पहला जो है ये 1992 के दौरान अंगीकृत किया गया था, ये तो बात आपको बिल्कुल सही है। रियो डी जो जिनारियो में सम्मेलन आयोजित हुआ था, वहीं पर अंगीकृत किया गया था। और ये आपका जो सीबीडी है, इसके अंतर्गत कॉप 10 सम्मेलन जो है नगोया में भी हुआ था। तो दोनों सही है, लेकिन यहाँ पूछा गया सत्य कौन है, तो सत्य कोई है नहीं, तो ऐसे में ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है? तो वियना कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, किगाली समझौता है, या उपरोक्त सभी? देखिए, आप आंसर किए होंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए, वियना कन्वेंशन जो है 1985 में, इसके बाद देखेंगे तो मॉन्ट्रियल जो है प्रोटोकॉल, अभी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ सकते हैं चाहे तो। ठीक है, ये पीसीएस वगैरह के एग्जाम में आपको काम आ जाएगा, बाकी इस एग्जाम के लिए इतना ही काफ़ी है। किगाली जो है 2016। अभी सब में देखेंगे, तीनों में तो ओजोन परत से रिलेटेड जो है बात की गई है कि ओजोन का लेयर जो है ये कम होते रहा है, आखिर इसका रीजन क्या है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाव था कि पृथ्वी की धुरी पे अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए कारक हो सकता है? ये पहला है रॉबर्ट पार्कर, सेम्सफोर्ड है, मिलान कोविच, हेनरी बिलियन। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, मिलान जो है कोविच। ठीक है, ये जो मिलुटिन जो है मिलान कोविच थे, ये सर्बिया के क्या है, एक खगोलविद हैं, और इन्हीं के द्वारा कहा गया था कि पृथ्वी पे पहुंचने वाला जो सौर विकिरण है, इसकी मात्रा परिवर्तन के लिए सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति में बदलाव जो है उत्तरदायी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। अब देखिए, यहाँ से जो है वो 10 ज्योग्राफी का आपका प्रश्न था या पॉलिटी का प्रश्न है। पहला प्रश्न देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 75(3) तक केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुपालन के क्रम में संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है। देखिए, ध्यान से पढ़ेंगे अगर तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए, ऑप्शन आप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, वैसे ही ऑप्शन है जैसे ऑप्शन रहता है पारंपरिक, लेकिन आप लोग ध्यान देंगे आपके एग्जाम में ऑप्शन ये चेंज हो सकता है ए ऑप्शन जो है जो लिखा है ये आपको सी में हो जाए, बी वाला जो है ए में हो जाए। चलिए, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है कि संविधान के अनुच्छेद 75(3) तक केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए, 75(3) में लिखा क्या गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ना कि राष्ट्रपति के प्रति। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? ये गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो पहला आपका ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। ठीक है, और इस तरह से देखेंगे, चूंकि पहला गलत है तो तीसरा भी गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया था? हाँ, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि क्या हो गया? गलत हो गया। अब दूसरा देखेंगे तो ऐसे में आप ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि पहला जो है गलत हो गया, पहला सब में सही दे रहा है, तो अब ऑप्शन जो है डी ही बचेगा। अगर आपको पता नहीं है तभी भी डी ही कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे
अगला लिखा है कि अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुपालन के क्रम में संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पे कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपको क्या है, सही है। तो ऐसे में जो देखें तो कारण यहाँ पर सही है, कथन गलती है, तो इसमें जो हो जाएगा आपका ए सही, ये गलत हो गया था, तो ए गलत और आर सही, ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पे कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों का सही अवरोही क्रम लगाना है। यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे अवरोही क्रम आपको लगाना है, नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर, और वो भी जनसंख्या के अकॉर्डिंग। तो आसान क्वेश्चन आपके लिए, मुरादाबाद, प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद है, आंसर करें। देखिए सबसे अधिक इसमें देखेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले कौन आ जाएगा आपका, इसमें इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है अब जो है प्रयागराज हो गया है, तो यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या बनेगा आपका, तो मुरादाबाद, फिर आपका गाजियाबाद और लखनऊ। जो लोग भी ऑप्शन बी किए हैं सभी का जो है आंसर सही है। चलिए आगे देखते हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है। द प्रॉब्लम ऑफ द फॉरेस्ट अभी भी बिल्कुल फैक्चुअल है, तो ये जो है किसके द्वारा लिखा गया, कर्जन के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है। यहाँ पे शिशु लिंगानुपात आपसे पूछा गया है। देखिए पंजाब है, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है। सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो कितना है, 969 है आपका। ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश भी ऑप्शन में है। उत्तर प्रदेश में क्या है आपको 902, 902 है। पंजाब में देखेंगे यहाँ पे तो ये आपको 846 है, और हरियाणा की बात करेंगे तो यहाँ पे 834 है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है कहाँ का हो गया, छत्तीसगढ़ का ही हो गया। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है। ये भी बिल्कुल फैक्ट बेस्ड आपका प्रश्न है, और इसका सही उत्तर आप लोग कर लिए होंगे, ऑप्शन नंबर डी, भाग 21। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 16। ये भी राज्य व्यवस्था का हम लोग प्रश्न देख रहे हैं। अनुच्छेद 15(5) के माध्यम से निजी शिक्षक संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया था। ये 15(5) जो है जोड़ा गया था कौन से संशोधन में, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। देखिए तो ये भी तो फैक्ट बेक्स ही है, आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 93वां संविधान संशोधन, इसी में जो है ये जोड़ा गया था। जो भी निजी शिक्षण संस्थान है उसमें छात्रों को प्रवेश के लेके आरक्षण का बात किया गया था, निजी में। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये निजी का यहाँ पे पूछा था। न्यायिक समीक्षा का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही आसान सा प्रश्न। देखिए कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों के कार्यों का वैधता का जांच किया जाएगा, केवल व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच किया जाएगा, केवल कार्यपालिका के कार्यों की वैधता का, या इनमें से कोई नहीं। देखिए न्याय पुनर्लेखन आ जाए, न्याय अगर समीक्षा लिख दिया जाए तो ये तो शक्ति न्यायालय में होता है कि वो न्यायिक पुनर्लोकन करता है, न्यायिक जो है समीक्षा कर सकता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों के कार्यों की वैधता का वो जांच कर सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18। ये राज्य है और राज्यसभा में स्थान आखिर कितना है, तो ये भी बिल्कुल फैक्चुअल ही प्रश्न है। राजस्थान है, तमिलनाडु है, कर्नाटक और केरल है। देखिए ये राज्यसभा का पूछा गया है, ना कि लोकसभा का। देखेंगे राजस्थान में कितना सीट है आपको, तो 10 सीट है, तो ये का तो 3 बनेगा। तमिलनाडु की बात करेंगे यहाँ पे 18 सीट है। उसके बाद देखिए कर्नाटक, कर्नाटक में देखेंगे यदि तो यहाँ पे आपको 12 सीट है, तो 1 बन जाएगा। यहाँ पे 18 नहीं होगा, ये तमिलनाडु 18 है, तो यहाँ पे बी का 4 हो जाएगा। कर्नाटक में देखेंगे यदि तो यहाँ पे 12 बन जाएगा, तो यानी 1, और लास्ट बचा यहाँ पे केरल, केरल में 9 यानी 2। अब देखिए आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अभी याद कर सकते हैं आप। तो राजस्थान में कितना हो गया आपका, यहाँ पे 10। ठीक है, तमिलनाडु में कितना आपका हो गया 18, कर्नाटक में 12 और केरल में 9। तो 3 4 1 2 जो लोग भी किए होंगे, 3 4 1 2 यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, निम्न नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा एक 42वें संविधान जो संशोधन के द्वारा भाग 4 में नहीं जोड़ा गया पूछा है।
ठीक है, देखिए 42वां संविधान संशोधन में देखेंगे काफ़ी सारी बातें जोड़ी गई थी। इसमें नीति निषेध तत्व में कौन नहीं जोड़ा गया है पूछा गया। पहला देखिए, समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता दिया जाएगा। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। राज्य द्वारा व्यक्तियों के मध्य आय, प्रतिष्ठा और अवसर और सुविधाओं की असमानता को समाप्त करना। शोषण से बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा करना। देखिए, मध्य आय, प्रतिष्ठा और अवसर और सुविधाओं की समानता को समाप्त करना, ये आपको 38(2) में लिखा गया है। और ये जो है नीति निषेध तत्व 44वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक है, ना कि 42वां में। तो ऐसे में यही गलत हो जाएगा, बाकी सब यहाँ पे सही है। अब ये कब जोड़ा गया था इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये 44वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, आर्टिकल 38(2) में जोड़ा गया था। अगला देखें, प्रश्न संख्या 20। देखिए, राष्ट्रपति पे महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को आखिर कितने दिन पहले जो है होनी चाहिए? ये तो बिल्कुल फैक्चुअल सा प्रश्न है। 30 दिन, 40 दिन या 14 दिन या 60 दिन पहले। आप लोग आंसर कर लिए होंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन पहले जो है ये सूचना देना होगा। आप देखेंगे, अगर पढ़ेंगे तो महाभियोग का प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो याद रखेंगे, पूछा जाता है डायरेक्टली। अनुच्छेद जो है 61, ठीक है। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, बट ध्यान रखना यही कि 14 दिन पहले आपको सूचना देना होगा, ठीक है। और साथ साथ ये भी कंडीशन होता है कि कम से कम 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर भी होना चाहिए। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री के दायित्वों से संबंधित है? ये 76 है, यहाँ पे 78 और 80 और 82। तो ये भी बिल्कुल फैक्ट बेस है और आप लोग आंसर किए होंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के दायित्व से संबंधित है। ये प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताता है कि वो संघ के जो है कार्यकलाप जो भी हो रहा है, प्रशासन संबंधित जो भी गतिविधियां हो रही हैं, ठीक है, जो भी विधानसभा मंत्रिपरिषद की बात हो रहा है, सभी जो है विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। यानी उनके कर्तव्य के बारे में, उनके दायित्व के बारे में बताता है, जो सारा चीज राष्ट्रपति को बताएंगे। निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से राष्ट्रपति के द्वारा विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति को राज्यसभा हेतु मनोनीत नहीं किया जाता है? ये तो आसान सा प्रश्न है। देखिए, आपको पता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, ठीक है। उसमें जो है सब्जेक्ट क्या रखा गया? अब तो साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, कला हो गया, समाज सेवा हो गया। तो इनमें कौन सा नहीं, ये पूछा गया है? सहकारिता, ठीक है। तो कला और समाज हो जाएगा, साहित्य भी हो जाएगा, विज्ञान भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा संघ और राज्य के मध्य विवादों को अधिनिर्णित करता है? देखिए, अपीलीय अधिकारता है, प्रारंभिक अधिकारता है, सलाहकारी है या लेख अधिकारता? यहाँ पे आंसर आप लोग कर लेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ पे बी, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 131 देखेंगे तो उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है संघ और राज्य के मध्य जो भी विवाद होगा उसको अधिनिर्णित करेगा। यहाँ पे क्लियरली आपको मेंशन था क्वेश्चन में कि संघ या राज्य के बीच जब भी विवाद हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बी बनेगा। अगला देखिए, अनुच्छेद 227 में वर्णित उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय पे अधिरक्षण शक्ति को किस वाद में अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया? अच्छा प्रश्न। देखिए, मिनरवा मिल्स वाद है, इंदिरा साहनी वाद है, केशवानंद भारती है या बम्बई वाद है? सही आंसर आप लोग कर लेंगे और ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, केशवानंद भारती वाद। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब से प्रभावी हुआ था? FRBM एक्ट के बारे में पूछा गया है। सही आंसर इसका आप लोग किए होंगे, ऑप्शन नंबर बी, 12 जुलाई 2000 जो है आपका ये जो है 2004 में हुआ था। प्रभावी यहाँ पूछा गया है, ठीक है, ध्यान देंगे क्या पूछा गया है, प्रभावी पूछा गया है, तो ये 5 जुलाई 2004 हो जाएगा। ऐसे तो FRBM एक्ट जो है 2003 में आपको क्या हुआ था? पारित किया गया था, ठीक है, और 5 जुलाई 2004 से प्रभावी हो गया था। देखिए, गलती आपसे भी हो सकती है
वर्ड ध्यान से देखेंगे, अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि FRBM एक्ट, तो हम लोग 2003 ही करते हैं, लेकिन प्रभावी होना पूछा है तो ये 5 जुलाई आपका 2004 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है FRBM एक्ट में देखा गया क्या कि 25-26 तक राजकोषीय घाटा को GDP का जो है आपको 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 26। नगद आरक्षित अनुपात और तरलता में कैसा संबंध होता है? तो ये अभी हम लोग आपका इकोनॉमी का प्रश्न देख रहे हैं, आंसर करें। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया कि नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है, यानी आपसे कैश रिजर्व रेशियो CRR, ठीक है, उसके बाद तरलता लिक्विडिटी की बात पूछी है, इसमें कैसा रिलेशन होता है, अनुकूलन का, विपरीत का, कभी अनुकूल कभी विपरीत, कोई संबंध नहीं होता है। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, विपरीत, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसमें रिलेशन होता है आपका। ठीक है, यानी CRR की बात की जा रही है और लिक्विडिटी की। ठीक है, अब देखिए अगर आप CRR बढ़ाएंगे तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा मार्केट से। ठीक है, जनरल सा बात है, कैश रिजर्व रेशियो अगर आप बढ़ाएंगे तो बैंकों को ज़्यादा कैश रिजर्व रेशियो अगर रखना पड़ेगा तो लिक्विडिटी तो कम ही होना है, तो क्या है, अपोजिट रिलेशन है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिपोर्ट IMF द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो अच्छा प्रश्न है ये। IMF देखिए बहुत सारा रिपोर्ट जारी करता है, कौन सा जारी नहीं किया जाता है? जैसे विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता है, वैश्विक आर्थिक संभावना है, राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट है। सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट। अब क्वेश्चन आता है कि वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट आखिर कौन जारी करता है? ये जारी करता है आपका विश्व बैंक। देखिए बाकी ये विश्व आर्थिक परिदृश्य की बात हो गई, वित्तीय स्थिरता हो गया, राजकोषीय निगरानी, ये सब जो है आपका IMF के द्वारा जारी किया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 28। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात कितना है? देखिए अच्छा प्रश्न है ये। तो ये 2011 का ही अपने पास डाटा है अभी, क्योंकि अभी सर्वे आया नहीं है, तो सर्वे का रिपोर्ट अभी कोई आया नहीं है, सर्वे हुआ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14.2। ठीक है, और 2001 में देखेंगे तो ये जो था आपका 10.9 था। ठीक है, इससे अब बढ़ गया है ये। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 29। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला सर्वाधिक प्रतिशत वाला 4 तत्व बताना है। ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में इन सब में देखेंगे तो आपका ऑक्सीजन ही होगा। ठीक है, ऑक्सीजन लगभग जो है देखेंगे तो 65%। इसके बाद आपका यहाँ पे सीक्वेंस देखेंगे, हाइड्रोजन नहीं बनेगा, इसके बाद कार्बन हो जाएगा आपका। ठीक है, ये लगभग 18 के करीब में, फिर हाइड्रोजन और फिर नाइट्रोजन, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं, ये आपको सुमेलित करना है, विटामिन है और रोग है, यानी किस विटामिन की कमी से क्या रोग होता है, आंसर करें इसका। डी है आपका, ई है, B2 है, B7 है। देखिए अगर बात करें विटामिन डी की कमी से जो है ऑस्टियोमैलेशिया, तो ए का 3 बन जाएगा। विटामिन ई की कमी से जो हो जाएगा ये आपका जनन क्षमता में कमी, यानी ऑप्शन 1 हो जाएगा इसमें। विटामिन B2, ठीक है, B2 यहाँ पे किलोसिस हो जाएगा, और B7 इससे चर्म रोग हो जाएगा। 3-1-4-2 और 3-1-4-2 ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस एक परिवर्तन में ट्रिप्सिन एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ट्रिप्सिन जो है महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ निभाता है? स्टार से ग्लूकोज में, प्रोटीन से एमिनो अम्ल में, प्रोटीन से पेप्टाइड में, या प्रोटीन से पेप्टोड? देखिए आंसर करें इसका। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन से एमिनो अम्ल में। ठीक है, ट्रिप्सिन देखिए एंजाइम का जनरली काम क्या होता है? ठीक है, एक तो जो भी रेट है, रेट को क्या करना, थोड़ा बढ़ा देना, तो यहाँ पे प्रोटीन से एमिनो अम्ल में चेंज करता है आपको ट्रिप्सिन एंजाइम। इसका काम यही होता है कि प्रोटीन को जो है एमिनो अम्ल में बदल देना, यानी जनरली क्या करता है, उत्प्रेरक का ये काम करता है, कैटलिस्ट का ये काम करता है। ल्यूकेनिया नाम का रोग तब उत्पन्न होता है जब, देखिए अभी ऑप्शन दिख रहा होगा,
आप ऑप्शन पढ़ेंगे, आंसर कर सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। रक्त में लाल कणिकाएं की संख्या आवश्यकता से जब अधिक हो जाए तब। रक्त में जो है लाल कणिकाएं की संख्या आवश्यकता से अधिक कम हो जाए। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाए, या आपको श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक कम हो जाए। बात हो रही है ल्यूकेमिया की। देखिए ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। और इसमें व्हाइट ब्लड सेल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जितना रिक्वायर्ड है उससे भी ज़्यादा हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। श्वेत रक्त कणिकाएं की संख्या क्या हो जाता है, आपको बढ़ जाता है। अगला देखिए, गेहूं का दाना होता है भूर्ण, बीज, फल या ग्लूम। तो गेहूं का दाना जो है एक फल का उदाहरण था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा। अगला देखिए, पानी का वाष्प के रूप में पौधे के ऊपरी भाग से निकलने को क्या कहते हैं। स्फीति है, परासरण है, श्वसन है या वाष्पोत्सर्जन है। आंसर करें। पानी का वाष्प के रूप में जो पौधे का ऊपरी भाग से निकलने को वाष्पोत्सर्जन ही बोलेंगे। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था ये, ठीक है। ट्रांसपिरेशन ही बोलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ऑक्सीजन के द्वारा निष्क्रिय हो जाता है। नाइट्रोजन है, फास्फेज है, डिहाइड्रोजनेज है या यूरिएज है। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंजाइम ऑक्सीजन के द्वारा निष्क्रिय होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे नाइट्रोजिनेज। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन हार्मोन एक प्रतिरोधी मंदक और प्रदाह निवारक का कार्य करता है। इंसुलिन है, कार्टिसोल है। चलिए आंसर आप लोग कर लिए होंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कार्टिसोल। कार्टिसोल हार्मोन जो है एड्रिनल ग्रंथि के कार्टोस भाग में स्रावित करता है। यहाँ पूछा था कि प्रतिरोधी मंदक और प्रदाह निवारक का कार्य करता है, तो ये आपको यही हो जाएगा। आगे देखें, प्रश्न संख्या 37। गर्भावस्था की जांच के लिए हार्मोन जो यूज होता है, एफएसएच है, पीआरएल, एसीजी या एडीएच। ठीक है, देखिए आप लोग आंसर किए होंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एससीजी, यानी ह्यूमन जो है क्रॉनिक गेनोड्रोपिक। यही हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगला देखें, गोरकी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, ये पूछा गया है। तो फैक्चुअल है, यहाँ पे यूएसए है आपका, रूस है, जर्मनी है, कनाडा है। सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रूस। अगला देखिए, ग्लोबल जो है इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा। ठीक है, ग्लोबल जो है आपको इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है, किसके द्वारा आपको प्रकाशित किया जाता है। WWF है, यूएनईपी है, वर्ल्ड बैंक है, यूएनओ है। आंसर आप लोग कर लेंगे, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूएनईपी। ठीक है, तो यूएनईपी के द्वारा पब्लिश किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, शब्द येरोजेल, ब्लू एयर और फ्रोजन स्मोक कभी कभी इस संदर्भ में देखे जाते हैं। ये शब्द जो है देखने को मिलते हैं। देखिए, तो आंसर आप लोग किए होंगे, सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी, इंसुलेशन। देखिए, इसरो के बारे में आपको पता ही होगा, दुनिया का सबसे हल्का जो है इंसुलेटिंग सामग्री सिलिका एरोसेल जो है एरोजेल विकसित किया गया है इसके द्वारा, ठीक है, जिसे जो है फ्रोजन स्कोम और ब्लू एयर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये अन्य नाम है इसका, एरोजेल का, ब्लू एयर का है या फ्रोजन स्मोक का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप में स्थित जो है निम्नलिखित देशों में से कौन सा बाल्टिक राज्यों में शामिल नहीं है। अब ये तो फैक्ट वेक्स प्रश्न है, बाल्टिक राज्य में कौन शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा आपका, सी, रोमानिया। ठीक है, देखिए एस्तोनिया हो गया, लिथानिया हो गया, लाटविया हो गया, ये सब बाल्टिक राज्य है। रोमानिया जो है बाल्कन राज्य में शामिल है। अगला देखिए, विट वाटर सैंड क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित प्रमुख सोना उत्पादक क्षेत्र है। ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और ये जो है आपका आंसर आप लोग किए होंगे दक्षिण अफ्रीका। अधीनस्थ क्षेत्र है और देश है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये ढूंढना है इसमें।
ठीक है, नहीं कौन सा गलत है। मेडेरिया द्वीप है जो पुर्तगाल के अधीन है, न्यू जो है कैलिडोनिया फ्रांस के अधीन है, फरो द्वीप समूह डेनमार्क, क्वेटा जो है ब्रिटेन। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्वेटा यहाँ पे ब्रिटेन दिया है। क्वेटा जो है ब्रिटेन नहीं है, ये स्पेन के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या जो है 44। गुणवत्ता की दृष्टि से संसार का सर्वोत्कृष्ट ऊन अंगोरा होता है जो प्राप्त होता है एक बकरी से, खरगोश से, भेड़ से या पादप से। तो ये बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। ठीक है, आंसर आप लोग कर लिए होंगे ऑप्शन बी, एक खरगोश से ये हम लोग अंगोरा ऊन प्राप्त करते हैं। और उत्पादन की दृष्टि से बात करेंगे तो भेड़ के ऊन से जो है ज़्यादा आपको ऊन मिलता है हमें, लेकिन ये जो अंगोरा वैरायटी है ये हम लोग खरगोश से प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि उपयुक्त युग्म में से कौन सा इसमें सही है। फिलहाल है मिस्र का एक खेतिहर मजदूर, ब्लैक फोलो ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी, एवो रीजिन्स ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी। देखिए तो ये प्रश्न आपका 45। देखिए फिलहाल जो है मिस्र या नील नदी घाटी का एक खेतिहर मजदूर है, ये सही है। ब्लैक जो है फेलो ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी है, एवरोजिन्स जो है ऑस्ट्रेलिया के मूल, सब ही सही है, तो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है। देखिए पोर्ट एलिजाबेथ है, केप टाउन है, डरबन है, जोहान्सबर्ग है। सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जोहान्सबर्ग। ठीक है, चूंकि दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह पूछा गया था, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो जोहान्सबर्ग मैप पे देखेंगे आप, यदि मैप देखे होंगे तो वो तो इंटरनल आता है, तो बंदरगाह हो ही नहीं सकता था। आगे देखेंगे 47, विश्व प्रसिद्ध जो है टोबा झील कहाँ अवस्थित है, मलेशिया, चीन, मंगोलिया या इंडोनेशिया। देखिए टोबा झील कहाँ हो जाएगा आपका, इंडोनेशिया। इस साल जो है इफेक्चुअल प्रश्न है जितना भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला देखेंगे, अस्थाई बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब यहाँ से जो है आपका हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री से आपसे प्रश्न है ये, बताइए, ऑप्शन भी दिख रहा होगा, असत्य ढूंढना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए ब्रिटिश भू राजस्व नीति में देखेंगे तो 3 नीति उस समय चलता था, एक अस्थाई बंदोबस्त हो गया, एक आपको महलबाड़ी हो गया, एक रैयतबाड़ी हो गया। अस्थाई बंदोबस्त जो है 19% भूभाग पर लागू किया गया था, और इसमें पूछा गया कौन सा गलत है। देखिए पहला, 1793 में व्यवस्था बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र में लागू की गई थी, पहला ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार भू राजस्व वसूली करने वाला एजेंट होता था। इस व्यवस्था में कुल वसूले गए राजस्व में 89% हिस्सेदारी सरकार की होती थी। इसमें आपको गलत बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आंसर करें। देखिए पहला आपको क्या हो जाएगा, ये क्लियरली गलत है। 1793 में व्यवस्था आया था, बिल्कुल सही है, लेकिन ये बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये नहीं था। ठीक है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा वाला था। थोड़ा मोड़ा देखेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश में ये आपका बनारस वगैरह कुछ क्षेत्र आ जाएगा। तो पहला तो गलत हो गया। जमींदार जो है भू राजस्व वसूली करने वाला एजेंट होता था। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपको, जमींदार जो है भूमि का वास्तविक स्वामी इसमें माना गया था, एजेंट के तौर पे नहीं माना गया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। जहाँ तक कुल असूले गए भाग का, अगर मान लीजिए 11 भाग असूला जाता था, तो इसमें 10 भाग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता था, और 1/11 भाग जो है जमींदारों के पास जाता था। तो एक रब अप्रक्स देखेंगे तो लगभग जो है 89% हो जाएगा, तो ये तो सही है। गलत यहाँ बताना था, तो 1 और 2, और 1 और 2 ऑप्शन बी में है। चलिए अगला देखिए प्रश्न, ये ऑप्शन है आपका, केवल 1 है, 2 है, 3 है या 2 3। देखिए कंपनी शासन के दौरान प्रारंभ किए गए नागरिक सेवा के बारे में असत्य यहाँ भी बताना है। ठीक है, ध्यान से प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे, इसमें बताना है आपको असत्य कौन सा होगा। देखिए पहला, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में नागरिक सेवा में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कंपनी के अधिकारियों का वेतन बढ़ाया, पहला है। देखिए तो नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कुल असूले किए गए राजस्व का एक निश्चित हिस्सा अधिकारियों को दिया जाने लगा। ब्लेजली ने अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए 1802 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया। तो इसमें बताना है कि कौन सा आपको गलत है। ठीक है, देखिए पहला स्टेटमेंट देखेंगे तो सही है आपका, कॉर्नवालिस के द्वारा जो है नागरिक सेवा में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अधिकारियों का वेतन बढ़ा दिया गया। फिर देखें कि भ्रष्टाचार पर रोक के लिए एक निश्चित हिस्सा भी दिया जाने लगा, लेकिन ये तीसरा नंबर स्टेटमेंट जो है आपको ये गलत है। ठीक है,
तो ऐसे में यहाँ पर गलत ही पूछा गया था, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि ब्लेजलिन अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 1802 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की बात की थी। ब्लेजली के द्वारा जो है आपको 1800 में, या 1802 में नहीं था, 1800 में था, ये कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया था, तो ऐसे में गलत हो गया था। अगला देखिए, भारत में आधुनिक न्याय प्रणाली के संदर्भ में बताइए कौन सा सत्य है। ठीक है, प्रश्न अब देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, स्टेटमेंट पढ़ना, आप आंसर बिल्कुल कर लेंगे। देखिए, तो आधुनिक प्रणाली के बारे में क्या पूछा गया है कि आप बताएं असत्य कौन सा है। पहला देखेंगे, इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने प्रारंभ किया जबकि कॉर्नवालिस ने इसे मजबूत किया। अगला, इस व्यवस्था को कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया जबकि विलियम बेंटिंक ने इसे सुदृढ़ किया। दीवानी अदालत में मुस्लिम कानून और फौजदारी अदालत में पारंपरिक कानून को लागू किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत पुराने कानून को संहिताबद्ध भी किया गया। इसमें आपको गलत जो है ढूंढना है। देखिए, ये बात सही है कि वारेन हेस्टिंग के द्वारा प्रारंभ किया गया, लेकिन कॉर्नवालिस के समय जो है ये सुदृढ़ हो गया था, तो ये तो सही है आपका। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो पुराने कानून को संहिताबद्ध भी किया गया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया जबकि विलियम बेंटिंक ने इसे जो है सुदृढ़ किया, ये जो है गलत हो जाएगा। कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ किया गया और कॉर्नवालिस के द्वारा ही इसको जो है सुदृढ़ रूप दे दिया गया था, तो ये गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद यह है कि दीवानी अदालत में मुस्लिम कानून और फौजदारी अदालतों में पारंपरिक कानून को लागू किया गया। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप तो दीवानी और फौजदारी न्याय को श्रेणीबद्ध संगठन के माध्यम से न्याय को सुनिश्चित किया गया था। दीवानी अदालत में जो है भारतीय पारंपरिक कानून को लागू किया गया था और फौजदारी में जो है मुस्लिम में संशोधित किया गया था। ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, 2-3 गलत हो गया, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कुषाण वंश के संदर्भ में पूछा गया कौन सा सही है। कुषाण वंश के शासकों ने अपने को देवपुत्र की उपाधि से संबोधित किया था। कुषाण वंश के शासकों ने राज्य शासन में क्षत्रप प्रणाली चलाई थी। कुषाण वंश के प्रमुख शासक कनिष्क ने बौद्ध धर्म में हीनयान शाखा का संरक्षण दिया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आंसर करें। इसमें आपको सत्य बताना है। देखिए, यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क, ये हीनयान नहीं, ये महायान शाखा का संरक्षक था, ये तो गलत हो गया। अब आपसे पूछा गया सही, अब 3 गलत हो गया, ऑप्शन सी अपना चला गया, बी चला गया, डी चला गया, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 52। शंकराचार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। इन्होंने हिंदू धर्म को पुनः प्रतिपादित करने का कार्य किया। इनके दर्शन के अनुसार आत्मा और परमात्मा में भेद है। तो इसमें क्या बताना है, असत्य बताना है। देखिए, शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, आपको तमिलनाडु में ना होकर कहाँ हुआ था, केरल में। तो देखिए, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया आपका। ठीक है, और हिंदू धर्म को पुनः प्रतिपादित करने का काम किया था, ये बात क्या है, सही है आपका। दर्शन के अनुसार आत्मा और परमात्मा में भेद है, तो ये भी गलत हो गया। आत्मा और परमात्मा में ये भेद नहीं, एक ही बताए थे इसको, तो ये भी गलत हो गया। 1 और 3 गलत, तो ऑप्शन आप स्लो सी करेक्ट किए होंगे। अगला देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन गलत है। पहला है, प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना में 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रस्तावना में 3 प्रकार की समता की बात की गई है। ठीक है, तो आंसर करना है, इसमें गलत ढूंढना है आपको। देखिए, ऑप्शन आप देख सकते हैं, 1 2 है, 2 3, 1 3 और 2 जो है उपयुक्त सभी है। ठीक है, अभी आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा, आंसर करें आप लोग। देखिए, प्रस्तावना में 3 प्रकार की ही न्याय की गई है, न्याय की बात की गई है, एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की थी, ये स्टेटमेंट तो सही है। 4 प्रकार की स्वतंत्रता, एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं अभी इसी के टेस्ट नंबर 1 में कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। यहाँ 4 प्रकार है, तो ऐसे ही गलत हो गया। 5 प्रकार कौन था, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। बात करें अगर समता की, तो यहाँ पे प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई, यानी 2 प्रकार की जो है समता की बात की गई, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो 2 और 3 गलत हो गया, 2 और 3 गलत, यानी ऑप्शन नंबर बी, चूंकि आपको गलत यहाँ ढूंढना था। निवारक निरोध के संबंध में असत्य कथन बताना है। ठीक, इससे संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 20 में किया गया है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार किया जाता है जब
वह उपस्थित किसी कानून का उल्लंघन करता है। निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अधिकतम 3 महीने के लिए हो सकती है। इसमें बताना है कौन सा सही है। सॉरी, गलत पूछा गया यहाँ पे। देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि इसका प्रावधान जो है 20 में किया गया है, 20 में नहीं, ये 22(4) में किया गया है। पहला तो गलत हो गया, ठीक है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार किया जाता है जब उपस्थिति किसी कानून का उल्लंघन करता है, जब वह उपस्थित किसी कानून का उल्लंघन करता है। देखिए, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी आशंका के आधार पर भी कर लिया जाता है, ठीक है। कानून उल्लंघन का इसमें इंतजार नहीं किया जाता है, आशंका के आधार पर भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये भी गलत हो गया। तीसरा यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे आंसर चूंकि गलत बताना था तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 55। देखिए यहाँ क्या पूछा गया है, भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को कहाँ कहाँ अपनाया गया। राष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद में समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है कहाँ कहाँ अपनाया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, आंसर करें। देखिए, तो राष्ट्रपति में तो किया ही गया है, इसमें तो आप लोग क्लियर होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद का चुनाव हो, सब में ये समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति हो जाएगा आपका, उपराष्ट्रपति ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। राज्यसभा, राज्यसभा भी नहीं है। विधान परिषद, ठीक है, तो विधान परिषद यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये भी हो जाएगा। 1 और 4, 1 और 4 ऑप्शन डी में है। अगला देखिए, देखिए पूछा गया है, विशेष उपबंध वाले निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। एक तरफ राज्य है और अनुच्छेद है, कौन सा युग्म इसमें सही सुमेलित है ये बताना है। देखिए, नागालैंड जो है उसके बारे में 371 के क में, असम 371 ख, मणिपुर 371 ग, आंध्र प्रदेश 371 घ। इसमें सही पूछा गया है, और देखिए सारा ही सही सुमेलित है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। राज्य में लगाए जाने वाले आपातकाल के संबंध में कथनों पर विचार करना है, और इसमें भी सही कथन आपको ढूंढना है। राज्य में जो आपातकाल लगता है उससे संबंध में बात किया गया है। देखिए, संविधान में अनुच्छेद 355 में यह प्रावधान करता है, ये प्रावधान है कि संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफल रहने पर राज्यों में आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरा है, अनुच्छेद 355 में प्रावधान है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति में राज्यों की सुरक्षा प्रदान करना संघ का प्रमुख कर्तव्य है। इसमें आपको सही स्टेटमेंट ढूंढना है। देखिए, तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे। पहला तो आपको गलत दिख रहा है। देखिए, संविधान का आप 365 आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या किया गया है कि संघ द्वारा ये निर्देश के पालन करने या उनको प्रभावी करने में अगर राज्य असफल होता है तब हम आपातकाल लगाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपको गलत हो गया पहला, ठीक है। क्या लिखा है, संघ द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन करने पे, ये बात 365 में लिखा गया है, ना कि 355 में। असफल रहने पे राज्यों में आपातकाल लगाया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, ये 355 में लिखा गया है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति में की स्थिति में राज्यों में सुरक्षा प्रदान करना और संघ का एक कर्तव्य होगा। ये 355 में है, क्योंकि दोनों गलत है। और यहाँ पे क्या बताना है आपको, सही बताना है, ठीक है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आकृति वायु अपर्दन से निर्मित हुई है। वायु अपर्दन से कौन सा आकृति बना है ये पूछा गया है। देखिए, अफवाहवेसिन या वार्तगत है, इंजल वर्ग है, यार ढंग है, बालुका स्तूप है, लोयस है, बरखान है। देखिए, बालुका स्तूप हो गया आपका, ठीक है, आपका लोयस हो गया, और बरखान वायु वाला ये जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 4, 5, 6, ठीक है। क्या पूछा गया है, निर्मित कौन सा हुआ है। तो
ये वायु अपरदन से पूछा गया है। वायु के निक्षेपण से जो है देखेंगे तो आपको जो होगा बालू का स्तूप हो जाएगा, तो सही है। लोयस हो जाएगा, बरखान, वायु के निक्षेपण से ये निर्मित हुआ है। तो ऑप्शन 4, 5, 6 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 59। देखिए पूछा गया है कि भूमध्य सागरीय में पाए जाने वाले ज्वालामुखी किस पेटी से संबंध जो है रखते हैं? प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी या अंतरा प्लेट ज्वालामुखी पेटी। तो यहाँ पे देखिए आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मध्य महाद्वीपीय पेटी। अगला देखते हैं, धार्मिक स्थल के पास मानव बस्ती का कौन सा रूप पाया जाता है? आयताकार प्रतिरूप है, चौकपट्टी प्रतिरूप है, निहारिका या वृत्ताकार का प्रतिरूप है या रैखी प्रतिरूप है? धार्मिक स्थल के पास पूछा गया है, तो जनरली जो है वृत्ताकार यहाँ पे प्रतिरूप देखने को मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, सर्कुलर पैटर्न, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश का समूह इजराइल के सीमावर्ती देश के रूप में है? अब ये अभी तो इजराइल जो है युद्ध में अभी पड़ा हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, इजराइल हमास के युद्ध से रिलेटेड मैपिंग से क्वेश्चन, या यहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी हैं, थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, यहाँ क्वेश्चन बनाने का चांस है। देखिए सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपको, लेबनान हो गया, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता के रूप में नहीं है? ठीक है, पहला देखिए दिया है कि 30 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच होता है। पूछा गया है भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रमुख विशेषता कौन नहीं है? मान लीजिए 0 डिग्री लाइन हो गया, ये मान लीजिए आप, ये 23.5 हो गया, ये 30 मान लीजिए यहाँ पे हो गया, और ये मान लीजिए 40 हो गया, तो इसके बीच का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, पूछा है कि 30 से 40 के अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं, पहला है। अगला देखिए, इसका जलवायु का विस्तार महाद्वीपियों के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। इस क्षेत्र में अधिकांश वर्षा पछुआ हवा से होता है। इस क्षेत्र में अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होता है। इसमें क्या बताना है आपको, विशेषता जो नहीं है ये बताना है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका, ग्रीष्म से इसमें जो वर्षा होता है, ये वाला बात गलत है। बाकी तो 30 से 40 के ही देखने को मिलेगा आपका। ठीक है, तो ये सही होगा, ए बी सी, चलिए गलत बताना था, यहाँ पे ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा आपका। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का परिणात्मक मौद्रिक नीति का तरीका नहीं है? देखिए पहला है यहाँ पे खुले बाजार क्रिया, तरलता समायोजन, सीमांत अस्थायी सुविधा, यह साख राशनिंग। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, साख जो है राशनिंग। रिजर्व बैंक में ये गुणात्मक साख नियंत्रण का तरीका है। ठीक है, यहाँ पूछा गया था कि रिजर्व बैंक में जो है परिणात्मक मौद्रिक नीति का, ठीक है, यह है किसका, तो ये गुणात्मक जो है नियंत्रण का एक तरीका है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस जलवायु समझौता के बारे में सही नहीं है? देखिए पूछा गया है कि पेरिस के बारे में, देखिए इसमें 195 राष्ट्र ने भाग लिया था। 2020 में क्योटो प्रोटोकॉल की जगह लागू हुआ था। यह टॉप डाउन अप्रोच पे कार्य करता है। इस समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रखना है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये बॉटम अप अप्रोच पे कार्य करता है, ये टॉप डाउन अप्रोच यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऐसे में गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। गरीब के संदर्भ में गरीबी की गहनता को किसने स्पष्ट किया? गरीबों के संदर्भ में पहला है सुरेश तेंदुलकर, रंगराजन या ए.के. सेन या नीति आयोग। गरीबी की गहनता के बारे में जो है किसके द्वारा बताया गया, ए.के. सेन के द्वारा। अगला देखते हैं, कौन से कोर उद्योग के अंतर्गत नहीं आते हैं?
कोर सेक्टर के बारे में पूछा गया है। देखिए, आपको पता है कि 8 ही सेक्टर कोर सेक्टर है भारत में, तो इसमें बताना है कौन नहीं आता है। अब ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 2 3 है, 2 3 4, 1 4 7, 4 5 6। देखिए, जूम करने का पर्पस मेरा यही होता है कि मोबाइल में मैक्सिमम लोग जो है लेक्चर देखते हैं तो उनको क्लियर दिखे, ठीक है। तो देखिए, वस्त्र उद्योग है, कोयला है, सीमेंट है, चीनी है, प्राकृतिक गैस, बिजली, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए, 8 उद्योग कौन कौन है, तो कोयला इसमें शामिल है, बिल्कुल ध्यान से सुन लेंगे। क्रूड ऑयल भी शामिल है इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका प्राकृतिक गैस हो गया, ठीक है, तो इसमें प्राकृतिक गैस शामिल हो गया, आपका कोयला शामिल हो गया, क्रूड ऑयल यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट आपका उर्वरक हो गया, फिर स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, तो सीमेंट उद्योग यहाँ पे हो गया, बिजली हो गया, ठीक है। किसको शामिल नहीं किया गया ये पूछा गया था, तो अब आंसर आप कर लेंगे क्लियरली। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 और 4 और 7, जो कि वस्त्र, चीनी और रेलवे। तो ऑप्शन यहाँ क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 67 देखें, एनएसओ की स्थापना किन 2 संस्थाओं को मिला के किया गया। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। 2019 में जो है एनएसओ बना था आपका, तो ये जो है एनएसएसओ और सीएसओ दोनों को मर्ज कर दिया गया था 23 मई 2019 को, और नया संस्था बन गया था आपका एनएसओ, नेशनल जो है स्टैटिक ऑफिस। अगला देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ राज्य है और इनका गठन का वर्ष है, हरियाणा तो 1966, मेघालय 72, सिक्किम 1975, अरुणाचल 1980। देखिए, हरियाणा तो 1966 में ही बना था, मेघालय 1972 ही हो जाएगा, सिक्किम 1975 में, अरुणाचल प्रदेश जो है 1980 नहीं, ये कब बना था, 1987 में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ कवि या लेखक है और उनका जन्म स्थान है। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी रायबरेली से, जयशंकर जो है प्रसाद वाराणसी से, महादेवी वर्मा फरुखाबाद से। तो यहाँ पे आप लोग आंसर करें, सारा ही सुमेलित है, तो ऑप्शन ए बन जाएगा आपका। बोलोमीटर का प्रयोग किस एक के मापन के लिए हम लोग करते हैं। देखिए, उसमें विकिरण है, ताप है, ध्वनि है, प्रकाश की चाल है। आंसर आप लोग कर लिए होंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर जो है ए, ऊष्मीय विकिरण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो है थर्मल रेडिएशन के लिए इसका हम मेजर करते हैं। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्थित नहीं है। तो ये भी यूपी स्पेशल आपका प्रश्न हो गया। देखिए, NH2 के बारे में बात करेंगे तो दिल्ली से आपका मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, बनारसी और कोलकाता तक जाता है। तो इस पे स्थित कौन सा नहीं हो जाएगा इसमें, बरेली। बाकी इसमें प्रयागराज, मथुरा, आगरा ये सब पड़ जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित जो है अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण का में प्रयोग होता है। देखिए, आंसर किए होंगे आप लोग, टार्टेरिक अम्ल का यूज हम लोग करते हैं। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए कौन सा सत्य है। भारत जैसे विकासशील देश में कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था आजीविका के अवसर उपलब्ध कराते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घट रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, असत्य कथन यहाँ पे आपको बताना है। देखिए, भारत जैसे विकासशील देश में आप देखेंगे तो कृषि जो सेक्टर है ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आजीविका का बिल्कुल अवसर उपलब्ध कराता है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मैक्सिमम इसी पर डिपेंड भी है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कृषि का योगदान अभी देखेंगे तो धीरे धीरे कम हो रहा है। आज़ादी के समय देखेंगे तो कृषि का योगदान जो है, कृषि को जनरली प्राइमरी सेक्टर में रखा जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में आपका उद्योग धंधा वगैरह होता है, टर्शियरी में आपका सेवा वगैरह होता है। तो आप देखेंगे आज़ादी के समय तो कृषि का जो है हिस्सा काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अब जो है पहले थोड़ा सा योगदान उसके रिस्पेक्ट में कम हुआ है, ठीक है। तो सकल मूल्यवर्धन अगर जीवीए देखेंगे तो कृषि का योगदान उसमें घट रहा है, और ऐसे में ये दोनों कथन क्या हो गया, सही हो गया। यहाँ पे क्या पूछा था आपको, असत्य कौन है, तो असत्य कोई भी नहीं है, तो ऐसे में ऑप्शन डी हो जाएगा। मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्न में से कौन सा भाग प्रभावित होता है।
यहाँ पे दृष्टिपटल है, परितारिका है, लेंस है। देखिए मोतियाबिंद में जो है आपको धुंधला धुंधला आपको दिखाई देता है, तो नेत्र लेंस ही इसमें क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में जो है वहाँ पे आपको ऑपरेशन करके कृत्रिम लेंस वगैरह लगाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? ये काली क्रांति, गोल क्रांति, श्वेत क्रांति, भूरी क्रांति, इसमें कौन सही सुमेलित है ये बताना है। देखिए काली क्रांति ये तो टमाटर से बिल्कुल गलत हो गया। काली क्रांति जो है पेट्रोलियम हो जाएगा। गोल क्रांति आलू, ये सही है। श्वेत क्रांति ये तो दुग्ध उत्पादन से होगा, मत्स्य दिया है। या नीली क्रांति है, ये तो गलत हो गया। भूरी क्रांति झींगा उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक वगैरह से हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवत्तर, वंशानुचरित संबंधित है पुराणों से, वेदों से, उपनिषद से, इनमें से कोई नहीं। ये सब शब्द जो है किससे संबंधित है? तो देखिए पुराण में 5 प्रकार के विषय का वर्णन किया गया है। सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवत्तर, वंशानुचरित सब इसी में है सब। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किन जिलों में महिला साक्षरता दर सबसे कम तथा सबसे अधिक, यानी सबसे कम बताना है और सबसे अधिक भी बताना है। और ये क्वेश्चन पे ऑलरेडी बात हुआ है। बाकी देखिए यूपी स्पेशल को मैक के माध्यम से कवर किया गया है, आप जाके देख सकते हैं। और कम से कम टाइम में एक बार आप वहाँ पे माइंड मैप आप क्रिएट कर सकते हैं। बाकी डाटा फैक्ट आपको और ऐड अप करना पड़ेगा, लेकिन आपका एक माइंड मैप बन जाएगा। मैप से रिलेटेड हो गया या जनगणना वगैरह का बात उसमें किया गया है। देखिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, श्रावस्ती और कानपुर। महिला साक्षरता दर अगर सबसे कम की बात की जाए, ठीक है, तो ये कहाँ पे आपको श्रावस्ती जिले में है। और यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 34 दशमलव जो है आपका 8%। जबकि कानपुर में देखेंगे तो यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है ये 75.1%। उत्तर प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी जिले हैं क्रमशः। अब देखिए ये भी मैप का प्रश्न है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो है उत्तरी और दक्षिणी जिला से लगभग पूछा गया है, ठीक है। ये ईस्ट हो गया मान लीजिए, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और साउथ। तो उत्तरी और आपसे दक्षिणी पूछा जा रहा है। दक्षिणी तो यहाँ पे दिखेगा, आंसर करें आप लोग। तो ये सहारनपुर और सोनभद्र हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता था कि बताइए पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन है, ठीक है। आपसे अगर मान लीजिए पूर्वी पूछा जाता, ठीक है, और पश्चिमी, तो पूर्वी बलिया और पश्चिमी जिला आपका शामली हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नगर है और एक उनका उपनाम है। आमों का नगर मलिहाबाद, ताला नगरी अलीगढ़, पूरब का सिराज जौनपुर, पीतल नगरी बलेली। इसमें गलत ढूंढना है। देखिए पीतल नगरी कौन है आपका, ये मुरादाबाद है, तो ये तो गलत हो गया। बाकी सब सही है, आमों का नगर मलिहाबाद, ताला नगरी अलीगढ़ और पूर्व का सिराज ये जौनपुर। अगला देखते हैं। पूछा है कि फोटो जो है फास्फोराइलेशन में क्या होता है, आंसर करें। तो एडीपी से जो है एटीपी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं। 2001 से 11 के दौरान ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर रही है, तो ये जो है लगभग लगभग 12.3%। यह ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? गोमती बैराज है, लवकुश है बैराज या गोकुल बैराज। पेयजल परियोजना की बात करें तो ये आपको गोमती बैराज, ये जो है कहाँ पे, लखनऊ में है। नेक्स्ट देखेंगे लवकुश बैराज है आपका, और ये कहाँ पे, तो ये कानपुर में। और अगला देखें, ये है गोकुल बैराज, तो ये हो जाएगा आपका मथुरा में। और सारा ये जो है आपका पेयजल प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ होता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? देखिए काशी का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में ही। मगध का उल्लेख भी आपको अथर्ववेद में देखने को मिलता है। निम्न शासकों में से कौन सा गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का पहला शासक था?
गाजी का उपाधि धारण करने वाला कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। और ये तुगलक वंश का पहला भी शासक था। बहमनी राज्य के किस शासक द्वारा हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश जो है जारी किया गया? अलाउद्दीन हसन बहमन है, मोहम्मद शाह या फिरोज शाह या मोहम्मद गवा? ऑप्शन यहाँ क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन बहमन। ठीक है, आगे देखते हैं। एट्टी सिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? एक मध्यकालीन मुद्राएं है और धातु, मुहर, रुपया, जीतल या इलाही? तो इसमें कौन सा बेमेल है पूछा गया है। देखिए, मुहर सोने का सिक्का, रुपया चांदी का सिक्का, जीतल तांबे का, इलाही चांदी का सिक्का। इलाही जो है सोने का सिक्का होता था, तो ऐसे में गलत हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए सही कथन कौन सा है। वे कृषक जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें हम सीमांत कृषक बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। देखिए, यहाँ पे सत्य कथन आपको बताना है। तो 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को सीमांत कृषक, तो ये गलत हो गया आपका। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक में रखा जाता है, तो ये तो गलत हो गया। शस्य जलवायु क्षेत्र देखें तो संख्या 9 ही है, तो केवल 2 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पैरेलली आप लोग आंसर करते रहें। निम्नलिखित में से कौन सा जल से हल्का होने के कारण जल पे तैरने लगता है? एल्युमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम या सोडियम? अब देखिए, जल से घनत्व तो कम होगा तो जाहिर सी बात है तैरना होगा जल में। यहाँ पे आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि सोडियम का घनत्व जो है अपेक्षित घनत्व कम होता है, तो ये जल में आपको तैरता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक को नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख माना जाता है? रुमनीदेई का स्तंभलेख, हाथी गुफा, जूनागढ़ या इनमें से कोई नहीं? देखिए, नहर के बारे में जो है ये आपका हाथी गुफा का अभिलेख। ठीक है, कलिंग के जो चेदी नरेश थे खारवेल, उन्हीं के विषय में जानकारी मिलता है और इसी में आपको नहर के बारे में जानकारी दिया जाता है कि जो महापद्म नंद थे, नंद वंश के शासक, उनके द्वारा कलिंग में जो है खुदवाए गए नहर का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। अब्दुल हमीद लाहौरी जो एक राजकीय इतिहासकार थे, किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे? अकबर, औरंगजेब या शाहजहां या मोहम्मद शाह? ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, शाहजहां। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंतिम भाग है। सामवेद से भारतीय संगीत का जन्म हुआ। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसमें बताना है कौन सा सही है। देखिए, ऋग्वेद में तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र है, बिल्कुल सही है। सामवेद में गायन के बारे में है। ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंतिम भाग है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं 92। निम्नलिखित में से किस वंश के शासक को दक्षिणापंथ का स्वामी भी कहा जाता है? तो ये जो है सतवाहन को, तो ये ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध नौपाषाण काल से नहीं है? ठीक है, यहाँ पूछा गया नौपाषाण काल से कौन नहीं है। देखिए, पहिए का सर्वप्रथम प्रयोग, कृषि का आविष्कार, भीमबेटका गुफा का चित्र, आग का सर्वप्रथम प्रयोग। देखिए, ये नौपाषाण काल में पहिए का प्रयोग हुआ था, कृषि भी यहाँ पे आ गया था। वैसे जंगली कृषि का ज्ञान जो है मध्यपाषाण में हो गया था, लेकिन नौपाषाण काल में आपको प्रॉपर कृषि का ज्ञान हो गया था। आग का खोज भी हुआ था। भीमबेटका का जो गुफा चित्र है ये नौपाषाण काल का नहीं है, ये कब का है? पूरा पाषाण काल का। ठीक है, तो ये आपको गलत हो गया। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करते हैं। देखिए, उत्पादक के बारे में पूछा गया है। ये जैविक और अजैविक घटकों के मध्य बिचौलियों का काम करते हैं। इसमें आपको सही बताना है, आंसर करें। देखिए, जो उत्पादक वर्ग होता है, बिल्कुल बात है, प्रकाश संश्लेषण से ही अपना भोजन बनाता है। ठीक है, और जैविक अजैविक घटक के मध्य बिचौलिए का भी काम करता है, तो ऐसे में ऑप्शन सी हो जाएगा। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अवस्थित है। ये आप लोग आंसर किए होंगे प्रयागराज में।
कवि बाणभट्ट की कृति में से किस एक सम्राट के समय विस्तृत सूचना प्राप्त होती है? हर्ष, यशोवर्मन, नंदवर्मन या गोपाल? तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए आपका हर्ष। हर्ष के बारे में ही बाणभट्ट के जो जानकारी लिखते हैं, ठीक है। हर्ष चरित्र ग्रंथ एक लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस एक स्थल शिल्प विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है? हाथी गुफा, एलोरा, उदयगिरी या एलिफेंटा? देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उदयगिरी का गुफा। अगला देखें, प्रश्न संख्या 98। अब देखिए टेस्ट थोड़ा सा अगर डिटेल डिस्कशन के साथ किया जाए तो समय लग ही जाता है। फिर भी अगर मान लीजिए किसी को लग रहा है कि अगर स्लो बन रहा है तो आप लोग के पास यूट्यूब ऑप्शन देता है 1.25, 1.5 या 2.0 करके आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। बाकी हम टाइम जो है कोशिश करते हैं कि कम से कम टाइम में बेहतर तरीके से टेस्ट जो है डिस्कस कर दिया जाए। भारतीयों को उनके ही देश में विश्वास और उत्तरदायीपूर्ण पदों से वंचित करने के ब्रिटिश नीति को नैतिक विकास किसने कहा था? गोखले, रमेश चंद्र दत्त हैं, दादा भाई नौरोजी या खीवी राव? तो ये स्टेटमेंट किसका था? दादा भाई नौरोजी। अगला देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन एक बेमेल है? वेवल योजना 1945 में, अगस्त प्रस्ताव 40 में, कैबिनेट मिशन 1946 में, अंतरिम सरकार 1947 में? देखिए वेबल प्लान तो आपका 1945 में ही था, आंसर आप लोग किए होंगे। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, कैबिनेट 1946 में, अंतरिम सरकार का गठन जो है 1946 में ही किया गया था, ना कि 1947 में, तो ये गलत हो जाएगा और यही आपका आंसर है। विद्रोह है और स्थान है बताना है आपको। तो ये जनजाति लोग का विद्रोह आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। जनजाति कृषक जो विद्रोह हुए थे उसी से लिस्ट से एक प्रश्न बनाया गया है। देखिए खामती का विद्रोह है, गड़करी है, कुक्की है, रंपा है। खाम्पी असम में आंसर आप लोग कर रहे होंगे, गड़करी महाराष्ट्र में, कुकी मणिपुर और रामपा आपका आंध्र प्रदेश। एक कुका भी है तो ये आपको पंजाब में हो जाता है, कुकी यहाँ पे मणिपुर में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कुतुब उपनाम से फारसी में कविता लिखता था? तो ये जो जाए कौन जाए? जैनुल अबीदीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश इतिहासकार जिसने बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था के काल को खुली और निर्लजतापूर्ण लूट का युग बताया? तो ये जो है किसके द्वारा बताया गया था? पार्शियल स्पीयर के द्वारा। अगला देखिए, निम्न पर विचार करना है और उपरोक्त को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA के बारे में पूछा गया है, सैंडर्स का हत्या, चटगांव आर्मर्स रेड, ये आपका ऑप्शन रहा। ठीक है, ये आपको थोड़ा ईयर याद होना चाहिए तब आप कर पाएंगे। ठीक है, देखिए और ईयर के साथ साथ यहाँ पे थोड़ा डेट का भी डिमांड रखा गया है, चूंकि दो घटनाएं एक ही ईयर में हुई है तो ऐसे में थोड़ा आपको डेट भी पता होना चाहिए। थोड़ा सा ये डेप्थ में पूछा गया प्रश्न है। देखिए सबसे पहला है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड, तो ये जो है कब हुआ था? ये हुआ था आपका 8 अप्रैल 1929। नेक्स्ट देखेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका स्थापना जो है आपको 10 सितंबर और 1928 को। सैंडर्स का हत्या कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 17 सितंबर 1928। और नेक्स्ट है चटगांव आर्मरी रेड, ये हुआ था आपको 18 अप्रैल 1930। तब जो है आप सीक्वेंस कर सकते हैं, देखेंगे तो 1928 वाले में सबसे पहली घटना 10 सितंबर की है तो इसमें 2 हो जाएगा पहले, फिर आपका 3 बन जाएगा, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 1 और लास्ट में 4, 2 3 1 4 और 2 3 1 4 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। अगला देखें, सूरत विभाजन के बाद उत्तर उदारवादी विचार को जनता तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा
पत्र या पत्रिका संचालन शुरू हो गया था? उदारवादी के लिए है ये, पूछा गया है। बॉम्बे क्रॉनिकल है, मॉडर्न रिव्यू, मद्रास स्टैंडर्ड, सर्वेंट ऑफ इंडिया। देखिए तो बॉम्बे क्रॉनिकल उसके बाद पत्रिका शुरू हो गया था 1913 में फिरोज शाह मेहता के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण किस गवर्नर जनरल को भारत का रक्षक का उपाधि जो है दिया गया था? कैनिन, लॉरेंस, मेयो और नॉर्थब्रुक। तो ये जो है लॉरेंस को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेजर कमीशन जिसका गठन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, उसका आखिर मुख्य उद्देश्य क्या था फ्रेजर कमीशन का? आंसर करें। ठीक है, पुलिस विभाग में सुधार करना, अकाल निरीक्षण है, शिक्षा में सुधार है, उस शिक्षा में। आंसर आप लोग के होंगे, सही ऑप्शन जो है ऑप्शन ए बन जाएगा। पुलिस विभाग में इसमें जो है उसके व्यवस्था में, उसके कार्य प्रणाली में सुधार करने की बात की गई थी। निम्नलिखित में से किस एक वर्ष वास्को डी गामा ने भारत की दोबारा यात्रा की थी? भारत की दोबारा 1498, 1500, 1502 या 1504। देखिए वास्को डी गामा पहली बार तो 1498 में आए थे, यहाँ पे दूसरी बार पूछा गया। वास्को डी गामा 3 बार भारत आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है सी, 1502 में ये दोबारा आए थे, 1498 में पहली बार आए थे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 108। अब देखिए यहाँ से थोड़ा मैथमेटिक्स और रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसको भी देखते हैं, आप लोग पहले हल करते रहें। यदि किसी माह का तीसरा दिन जो है सोमवार है, तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वीं तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा? ठीक है, साधारण सा ये प्रश्न है। सबसे पहले बताया गया है आपको कि 3 तारीख को जो है क्या है, आपको कोई भी माह है 3 तारीख को आपको दिया है कि सोमवार है। ठीक है, पहला बात तो ये है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट पूछा है इसमें कि बताइए कि उस माह के 21वीं तारीख से 5वां दिन। ठीक है, अब देखिए 3 को मान लीजिए सोमवार है, तो इससे जब 7 ऐड करेंगे तो फिर सोमवार ही आएगा, यानी 10 को भी क्या आ जाएगा, सोमवार ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें और 7 ऐड करेंगे, 17। ठीक है, तो ये सोमवार ही बनेगा। इसमें और 10 आप ऐड कर देते हैं अगर, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 27। ये 3 7 10, 10 7 17। और ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि 7वां दिन एग्जैक्ट डे वही आता है, तो मान के चलिए कि देखेंगे यहाँ पे तो 7वां दिन, फिर 14वां दिन, फिर 21वां और फिर 28वां सेम डे ही आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि 3 तारीख को क्या है, आपको सोमवार है। ठीक है, 3 तारीख को जो है सोमवार बताया गया है। और आपको 21वां का 5वां दिन पूछा जा रहा है, तो सिंपल सा आपसे पूछा क्या जा रहा है, 21वां, यहाँ पे देख लेने दीजिए, 21वीं तारीख से 5वां दिन। अब 21वीं से 5वीं दिन क्या हो जाएगा, 22वीं, 23वीं, ये 22वीं हो गया, 23वीं, 24वीं, 25वीं और 26वीं। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब देखिए अगर 21 को आप काउंट करेंगे तब तो ये क्या आएगा, 25 तक ही ये आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 21 को आप काउंट नहीं करते हैं, इसको छोड़ के बात करेंगे, तो 26 पे आएगा, 22 23 24 25 26। ठीक है, तो अब 26 तारीख के अकॉर्डिंग देखेंगे तो डेट कौन सा हो जाएगा। देखिए आपको पता है कि 3 को क्या है, सोमवार है, 26 को आपको बताना है। अब इजीली आप बता सकते हैं, 3 को सोमवार है तो इसके 7वें दिन क्या होगा, सोमवार ही होगा। ठीक है, यानी 10 को, फिर जो है 17 को सोमवार ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्योंकि आपको 26 को बताना है, तो फिर 7 दिन बाद यानी 24 को सोमवार ही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐड करते जाइए, पहले बताया था 3 को सोमवार है। ठीक है, तो 3 में 7 ऐड करेंगे 10, 10 को भी सोमवार ही होगा। ठीक है, इसमें 7 ऐड कीजिए 17, 17 को भी सोमवार ही होगा। इसमें 7 ऐड कीजिए 24, 24 को सोमवार ही होगा। ठीक है, 7वां दिन एग्जैक्ट आएगा। अब इसके बाद यदि 21 को काउंट करते हुए देखा जाता है तब तो आपका 25 आंसर होगा, नहीं तो 26। अब 25 को क्या पड़ेगा, मंगल, और 26 को क्या पड़ेगा, बुध। ठीक है, तो 21 को अगर हम लोग शामिल नहीं करते हैं, ठीक है,
21वीं तारीख से अगर पूछा जाए तो शामिल नहीं करते हैं, तब क्या हो जाएगा आपका बुधवार आंसर, नहीं तो शामिल करेंगे तो मंगलवार हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग बुधवार कर ले, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूरब को पश्चिम, तो आगे भी परिवर्तन का ही क्रम रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। अब देखिए ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट पढ़ना है और आपको लिख देना है जैसे स्टेटमेंट बोल रहा है। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ पैरेलल करते रहें। ये क्या हो गया आपका, ईस्ट पूरब हो गया, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। प्रश्न में आपको क्या बोला जा रहा है कि दक्षिण जो है पूरब, अब दक्षिण पूरब कौन सा हो जाएगा, ये दक्षिण हो गया और ये पूरब, तो दक्षिण और पूरब के बीच को दक्षिण पूरब हम लोग बोलेंगे। ठीक है, ये दक्षिण पूरब हो गया आपका, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण पूरब। तो दक्षिण पूरब को जो है उत्तर कहा जा रहा है, तो इसको जो है दक्षिण पूरब ना कह के क्या हम लोग मान रहे हैं, उत्तर। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको उत्तर कर ले। नेक्स्ट है, उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जा रहा है। अब उत्तर पूरब देखिए कौन सा है यहाँ पे, उत्तर और ये पूरब, तो उत्तर पूरब आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर पूरब। तो यहाँ लिख देते हैं उत्तर और पूरब। अब इसको क्या कहा जा रहा है, तो उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जा रहा है, इसको जो है पश्चिम कहा जा रहा है, और ये सीक्वेंस कंटिन्यू रहता है। तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, यही पूछा जा रहा है, सिंपल सा बात। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन हम लोग लिख भी लिए। तो पश्चिम का पूछा जा रहा है कि पश्चिम को क्या कहा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, उत्तर पूरब को कहा क्या जा रहा है, पश्चिम कहा जा रहा है। दक्षिण पूरब को क्या कहा जा रहा है, उत्तर कहा जा रहा है। तो इसका मतलब ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो ये जब उत्तर होगा तो इसके सामने क्या हो जाएगा, आपको दक्षिण हो जाएगा, क्लियर होगा। देखिए, तो इस लाइन को यहाँ बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये आपको, और इस लाइन को भी एक्सटेंड कर देते हैं। अब ये तो क्लियर आपको पता है कि ये आपको क्या है, पश्चिम है, तो पश्चिम के सामने तो पूरब ही होगा, कोई डाउट नहीं है। ये उत्तर है जब, तो इसके सामने क्या होगा, दक्षिण ही होगा। ठीक है, तब प्रश्न में आपको पूछा क्या गया था कि पश्चिम को हम लोग क्या कहेंगे। तो देखिए, पश्चिम को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पश्चिम आपको कौन सा इसमें दिख रहा है, तो पश्चिम ये दिख जा रहा है। पश्चिम को क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण और पूरब। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, दक्षिण और पूरब। दक्षिण और पूरब क्या हो जाएगा, दक्षिण और पूरब ऑप्शन, ऑप्शन सी में है। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। दक्षिण पूरब को जो है फर्स्ट स्टेटमेंट में देखिए, दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जा रहा है। फिर यहाँ बोल रहा है कि उत्तर पश्चिम को हम लोग क्या कह रहे हैं, पश्चिम कह रहे हैं। जब ये सीक्वेंस जारी रहता है, अब देखिए दक्षिण पूरब को उत्तर कह रहे हैं तो इसके सामने वाला दक्षिण ही हो जाएगा, और ये दक्षिण है क्या, नॉर्थ और वेस्ट है। और देखिए यहाँ पे ये साउथ और ईस्ट है, ये पूरब हम लोग बोल रहे हैं। तो पश्चिम को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यही पूछा गया था। तो पश्चिम को हम लोग दक्षिण और पूरब कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 हो गया, 110 देखते हैं। अगर मान लीजिए आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं दोबारा बताऊंगा दूसरे तरीके से। ए और बी बहने हैं, तो बस ये टी डायग्राम है, आपको बना देना है। तो इसमें बता रहा है ए और बी बहन है, तो ए और बी को हम लोग बहन मान लेते हैं। चलिए, ए और बी बहन हो गए। नेक्स्ट देखिए, आर और एस जो है क्या है, भाई हैं। तो आर और एस दोनों लोग बहन हैं। आर और एस जो है ये दोनों भाई हैं। ठीक है, ए की बेटी आर की बहन है। ठीक है, ए की बेटी, ए की बेटी जो है आर की क्या है, आपको बहन है। अब आर यहाँ पे है, तो ये आर की क्या हो गई, ये बहन हो गई। ठीक है, अभी कौन है नहीं पता है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, बी और एस में संबंध बताना है। बी आपको यहाँ पे है,
एस यहाँ पे, यानी इन्हीं के बीच संबंध बताना है। अब क्लियरली आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पे देखिए आप, ए की जो है बेटी कौन है, ए की जो बेटी है आर की क्या है, बहन है। और आर का भाई क्या है, एस है, यानी एस की बहन हो गई ये ए की बेटी, और ये दोनों बहन ही हैं। ठीक है, तो बस यहाँ से आप लोग रिलेशन फाइंड कर लिए होंगे। ये जो है, चूंकि ये बेटी है और इसका भाई है आर, ये इसका भाई है, तो ये तीनों लोग क्या हो गए, भाई बहन हो गए। और इनकी ये माता श्री हो गई, तो इनकी ये जो है बहन है, तो ये क्या लग जाएंगी, आंटी लगेंगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, डी बन जाएगा, आंटी या चाची जो भी ऑप्शन में होता। अगला देखिए, किसी पंक्ति में राम बाएं से 25वें स्थान पे है, श्याम दाएं से 19वें पे है, उनके बीच 5 लोग भी हैं, तो पंक्ति में कितने लोग हैं। देखिए, राम को दिया है कि बाएं से जो है, लेफ्ट से ये कितने पे है, 25वें पोजीशन पे है। ठीक है, ये राम का पोजीशन है। इसके बाद एक और बताया है कि श्याम जो है दाएं से 19वें पे है, दाहिने से श्याम जो है 19वें पे है, और उनके बीच भी 5 लोग हैं। इन दोनों के बीच जो है 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं। ठीक है, तो पूछा है कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो इसमें कितने व्यक्ति हैं आप लोग इजीली बता सकते हैं। देखिए, अब इसका कंडीशन 21(1) हम बनाए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे श्याम लिख देते हैं। केस 2 भी आप बना सकते हैं, ओवरलैपिंग का भी केस बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब इसका एक तरीका होता है कि एक तो जब आपको एक व्यक्ति का लेफ्ट से पोजीशन, एक राइट से पोजीशन दिया है और आपको कुल निकालना है, तो आप क्या करें, लेफ्ट वाले और राइट वाले को ऐड करें, 25 + 19 ऐड कर दिए, और माइनस क्या करें, कितने लोग बीच में हैं, 5 लोग हैं। ठीक है, और प्लस राम श्याम, राम श्याम को भी इंक्लूड करना होगा, तो ये 2 हो गए लोग। तो यहाँ 25 और 19 करें, 9 5 14, 2 1 3 1 4 44, और माइनस ये 5 2 7, यानी कितना बन गया, ये आपको 37 बन गया। देखिए, ये ओवरलैपिंग के कंडीशन में ऐसा जो है किया जाएगा। ठीक है, अब ओवरलैपिंग का कंडीशन अगर नहीं रखेंगे आप, ठीक है, तब तो ये आंसर आपका अलग बनेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आंसर देखिए 37 आया है क्या, हाँ 37 आंसर है, और ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे। ठीक है, बाकी ये अगर ओवरलैपिंग का कंडीशन आप नहीं बनाते हैं तो आंसर इसमें कोई ऑप्शन में दिखेगा नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में से एक सार्थक अवक्रम व्यवस्थित करना है जिससे सार्थक कुछ मीनिंग निकले। नुस्खा है पकाना, परोसना, संगठन, खाना। देखिए, इसको आप क्या बना सकते हैं, सबसे पहले नुस्खा, ठीक है, यानी ये रेसिपी हो गया। अब अंग्रेजी भी देख लेंगे अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो। ये नुस्खा हो गया, तो सबसे पहले रेसिपी हो गया 1। ठीक है, इसके बाद जो हो जाएगा आपका संगठक 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके बाद इंटरग्रेडिएंट आ जाएगा रेसिपी के बाद, और इसके बाद आप कुकिंग करेंगे, ये 2 बन जाएगा। और कुकिंग करने के बाद आप परोसेंगे, सर्व करेंगे, तो ये 3 बन जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, खाना होगा, तो ये 5 बन जाएगा। 1 4 2 3 5, 1 4 2 3 5, ऑप्शन सी में दिख रहा है। अगला देखिए, ये सीक्वेंस बताना है, इजीली आप बता सकते हैं क्योंकि सीरीज दिख रहा है क्लियरली। ए से सी, यानी ये +2 करने पे ए बी सी। ठीक है, सी से एफ देखेंगे तो सी डी ई एफ, यानी +3। एफ से एच देखेंगे तो यहाँ पे एफ जी और एच, यानी +2 करने पे आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए सीरीज में क्या दिख रहा है, पहले +2, फिर +3, +2, तब क्या होगा, +3 होगा। तो एच के बाद +3 करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एच आई जे के, तो यहाँ पे के हो जाएगा। के से फिर +2 करें तो देखिए एम आ जा रहा है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, आपका के। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं था, +2 +3 +2, तो फिर +3, ऐसे सीक्वेंस चलते जाता। ऑप्शन यहाँ पे बी बन गया। आगे देखिए, टालना स्थगन है, निगमन क्या बनेगा। ठीक है, देखिए, टालना स्थगन है तो निगमन यहाँ पे क्या बनेगा आपका, अनुमान करना, ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला देखें, 115। अब देखिए यहाँ पे ये 15 और 19 के साथ
कौन सा ऑपरेशन किया गया है कि यह आया है। 1900 और 13 का क्या ऑपरेशन है कि ये थर्ड वाला बना है, तो वैसे ही आपको थर्ड वाला चेक करना है। अब देखिए देखते हैं, 15 और 19 को ऐड कीजिए, 9 5 14 और 1 1 2 1 3 34 बन गया, यानी दोनों को ऐड किया गया है। अब दूसरा देखें, 9 3 12 और 4 1 5 1 6, यानी ये ऊपर वाले दोनों को ऐड करने पर नीचे बन रहा है। तो ये क्लियर बहुत आसान क्वेश्चन है। 6 6 12 2 बन गया, 3 2 5 1 6 बन गया। आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका 62। अगला देखें, अब यहाँ दिया है रेड को हम लोग कैसे लिख रहे हैं 6720, तो ग्रीन को कैसे लिखेंगे। अब आपको फाइंड करना पड़ेगा कि आखिर रेड को ऐसे लिखा कैसे जा रहा है। ये हो गया आपका रेड, और रेड को यहाँ पे क्या लिखा गया है 6720। देखिए अगर ध्यान देंगे तो रेड जो है कितने नंबर पे आता है आपको 18 पे, ई 5 पे, डी कितने पे आता है आपको, तो डी आता है आपको 4 पे। देखिए यहाँ पे कैसे ये 6720 लिखा गया है। तो यहाँ पे ध्यान दे, ये 4 है, 4 को जो है 6 लिखा गया है +2 करके, ठीक है। ये 5 है, 5 से 7 लिखा गया है +2 करके। ये 18 है, 18 से ये 20 लिखा गया है +2 करके। तो यहाँ पे क्या करना है, +2 कर करके लिखते जाना है। तो बस अपने को ग्रीन का लिखना है, तो सबसे पहले हम ग्रीन लिख लेते हैं, ग्रीन। अब ग्रीन का सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नंबरिंग लिखना होगा। तो ग्रीन 7 आ गया, आर जो है आपको 18 पे, ई 5 पे, फिर ई ए 5 पे हो गया, एन जो है 14 पे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये इसमें +2 ऐड करना होगा। 14 में 2 ऐड करेंगे 16, 5 में 2 ऐड करेंगे आप, कितना आ जाएगा 7, फिर 5 में 2 करेंगे 7, ये 18 है, 18 में 2 ऐड करेंगे 20, और 7 में 2 ऐड करेंगे 9, यानी देखिए ऑप्शन में है क्या ये 1677209। ठीक है, क्या आया है आपका 1677209। ये कौन से ऑप्शन में 1677209, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर बन जाएगा। आगे देखें, प्रश्न संख्या 117। एक माँ अपने पुत्र की आयु की तिगुनी आयु की है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 1/6 थी। यदि माँ से आयु में 5 वर्ष बड़ा है, यदि पिता माँ से आयु में 5 वर्ष बड़ा है, तो पुत्र की आयु क्या होगी। अब जैसे स्टेटमेंट बोला है बस वैसे लिख दीजिए, इक्वेशन बनाइएगा जैसे वैसे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम में आपको इक्वेशन बनाने बस आना चाहिए। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा है कि एक माँ अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या एज्यूम कर लेना होगा कि पुत्र की आयु हम लोग एज्यूम कर ले कितना x। अब पहला दिया है कि माँ अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है, तो माँ का कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। माँ जो है तिगुनी है, पुत्र का पता हो गया, तो 3 टाइम्स इसका कर दीजिए, 3x हो गया, ठीक है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 1/6 थी, ठीक है। 5 वर्ष पहले की बात है, तो 5 वर्ष पहले यहाँ पे क्या दिया है, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 1/6 थी। यदि पिता माता की आयु से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो पुत्र की आयु क्या होगी। अब देखिए, पिता जो है माता से कितना है 5 वर्ष बड़ा है, तो पिता की आयु कितना हो जाएगा यहाँ पे, पिता की आयु आपका क्या हो जाएगा, माता से 5 वर्ष बड़ा है, दिया है लास्ट स्टेटमेंट में, 3x + 5 हो जाएगा, लिख सकते हैं हम लोग। क्योंकि दिया है लास्ट स्टेटमेंट में पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़ी है, तो हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 5 वर्ष पहले पिता की आयु की 1/6 है। तो 5 वर्ष पहले पुत्र का आयु हो क्या जाएगा, अभी मान लीजिए x है, तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा x - 5, ठीक है। ये इक्वल है पिता की आयु से 1/6। अब पिता की आयु को 5 वर्ष पहले लेके जाएंगे, तो अभी तो पिता की आयु कितनी है 3x + 5 है, 5 वर्ष पहले -5 कीजिए, और इसका 1/6, बस यही इक्वेशन आप सॉल्व कीजिए, आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो बस इतना काम था, इसके बाद तो कैलकुलेशन है। देखिए यहाँ पे ये हो गया x - 5 इक्वल टू, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, और ये 3 × 2 =
6 हो गया, ये कितना हो गया x/2। ठीक है, x को एक साइड कर लें तो ये x माइनस x/2 इक्वल टू हो गया 5। ये हो गया x/2 इक्वल टू 5, यानी x का वैल्यू कितना बन गया आपका 10। x का वैल्यू 10 आ गया। पूछा क्या है क्वेश्चन में आपको, पुत्र की आयु। तो पुत्र का आयु 10 हो गया। मान लीजिए माता का आयु पूछता तो 30 साल हो जाता, पिता का आयु पूछता तो 35 साल हो जाता। तो पुत्र का आयु क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 118 पूछा है कि यदि x बराबर a/a-1 है, y बराबर 1/1 - a है, यदि a ग्रेटर देन 1 है तो बताइए सही कथन क्या होगा। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ क्या दिया है a/a-1, y का वैल्यू क्या दिया है a 1/a-1। अब x को a ग्रेटर देन 1 लेना है, तब एक से बड़ा कोई आप एक वैल्यू रख के और देखें क्या इसका रिलेशन बनता है। तो चलिए x के बड़ा वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे 2। ठीक है, आप 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि 1 से ज़्यादा लेना है, क्वेश्चन में दिया है 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं। तो यदि हम लोग a का वैल्यू 2 ले लेते हैं तब देखिए x क्या बनेगा 2/2 - 1, तो कितना बन गया 2/1। ठीक है, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। वैसे y का वैल्यू अगर काउंट करते हैं आप तो 1/2 - 1 तो ये 1 आ गया। तो आप देखें यहाँ पे x का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू 1 आ गया, इसका मतलब x ग्रेटर देन y। ठीक है, रिलेशन बन गया। आप चाहते तो यहाँ पे 3 रख के भी देख सकते थे। देखिए 3 अगर रखते हैं तो हम लोग क्या आएगा 3/3 - 1 कितना हो गया 2। अगर इसमें रखेंगे 3 तो 1/2। अब 3/2 का मीनिंग क्या होता है 1.5 और 1/2 का मतलब 0.5। देखिए यहाँ भी x क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है, तो यानी x बड़ा है y से। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है y से x अधिक, ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया है आयत की 2 भुजाओं को नापा गया, एक भुजा लंबाई में अपनी वास्तविक नाप से 10% क्या हो गया अधिक नापा गया, दूसरा जो है वास्तविक से 5% कम नापा गया, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या त्रुटि रह गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, आयत के बारे में आपको पता है कि आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है। ठीक है, एक आपका लंबाई होगा और एक आपका चौड़ाई होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। चलिए इतना तो बात आपको समझ में आता होगा। अब यहाँ पे लंबाई हम लिख लेते हैं और चौड़ाई लिख लेते हैं। लंबाई में क्या बता रहा है आपको कि 10% अधिक मापा गया। अब देखिए 10% का मीनिंग क्या होता है आपका 10/100, यानी आप इसको लिख सकते हैं 1/10। 10% अधिक का मतलब क्या हुआ कि 10 से क्या हो गया होगा 11। ठीक है, अब बोल रहा है दूसरा 5% कम। ठीक है, 5% का मीनिंग 1/20 आप लिख सकते हैं। इसका मतलब कम का मतलब क्या हुआ 20 अगर रहा होगा तो ये कितना मेजर कर लिया इसको 19। अब आपको पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई। 10 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 200। 19 में 11 से करें 11 9 99, 11 का 11 और 9 20, यानी 209 आ गया। अब यहाँ पे देखें आप क्लियरली आपको दिख रहा होगा, यदि मान लीजिए मेजरमेंट सही होता तो 200 आता है एरिया, मेजरमेंट गलत होने से कितना आ गया 209। इसका मतलब क्या आ गया ग्रोथ आ गया। कितना का ग्रोथ आ गया देखिए यहाँ पे, तो ये 9 का प्लस 9 का। ठीक है, प्लस 9 चेंज हुआ है कितना पे 200 पे, तो हम लोग क्या दिखेंगे 9/200। प्रतिशत में बदलना है 100 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 9/2 को क्या लिख सकते हैं 4.5%। तो 4.5% क्या हो गया अधिक हो गया, ये त्रुटि आ गया है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप चाहें तो एक फॉर्मूला भी होता है इसका, डायरेक्टली आप बना सकते हैं। जब भी कोई इस तरह का प्रश्न आए तो आप क्या करें कितना का ग्रोथ दिया था तो जो भी ग्रेथ दिया हो वो लिख ले x + y। ठीक है, और प्लस क्या करें x × y डिवाइड आपका 100 कर दें, तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला से भी आ जाएगा। अब इसमें जो है क्या होता है प्लस माइनस यहाँ पे होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि निगेटिव हो रहा है तो माइनस कर देंगे, पॉजिटिव हो रहा है तो प्लस। जैसे 10 जो है 10 पहले में बढ़ रहा था तो +10, माइनस जो है 5 कम किया था तो -5, और फिर क्या करेंगे प्लस 10 × -5 डिवाइड बाई क्या करेंगे 100। ये देखिए ये 5 आ गया
और ये कितना बन गया आपका 10 इंटू -50 हो गया ये, और 100 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 5 माइनस 1/2। अब इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 0.5, और 0.5 पे कितना बन जाएगा 4.5। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, बाकी ऐसे भी बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 4.5। अब देखिए क्वेश्चन में आ सकता था कि 4.5% बढ़ गया, ठीक है, ऐसा भी लिख सकता था, ठीक है, तो ये बढ़ा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, तो उसी संख्या को 3 से भाग देंगे तो क्या होगा। अब देखिए नॉर्मल बात है, 24 से भाग देंगे तो 3 आ रहा है, 3 से भाग देने पे 24 को ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे का गुणनखंड है, तो आपका शेषफल एक ही आएगा, आंसर बन जाएगा। अब चाहे तो इसको आप एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हैं, जैसे आपको शेषफल एक आना चाहिए, तो चलिए हम लोग एक डिजिट ले लेते हैं, 121 संख्या 121 मान लेते हैं, 24 से डिवाइड कीजिए आप, तो 24 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा। देखिए शेषफल एक आ गया। अब यही डिजिट सेम लीजिए 121 और इसको डिवाइड कीजिए कितने से, 3 से, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 40, 120 आ जाएगा। शेषफल कितना बच गया, 1, ठीक है। तो देखिए 3 से डिवाइड करने पे भी 1 आ रहा है, ठीक है। आप चाहते तो 242 भी ले सकते थे, कोई डिजिट लेके यहाँ पे चेक कर सकते थे, तो शेषफल एक ही बच रहा है सेम, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 1 से 21, ये मैथमेटिक्स का प्रश्न था। अब यहाँ से जो है आपका करेंट अफेयर होगा मई और जून महीने का। चलिए देखते हैं। पहला ध्यान देंगे, मई 2023 में भारतीय वायुसेना द्वारा किस विमान की दुर्घटना के प्रक्षेप्य को ध्यान में रखते हुए उसकी उड़ान पर अस्थायी रोक लगा दी गई। सुखोई 30 MKI, मिग 21 तेजस या ध्रुव 30 MKI। बहुत अच्छा प्रश्न, आंसर करें। देखिए मिग 21 का दुर्घटना आपको देखने को मिला था, ऐसे में इस पे बैन लगा दिया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जून 2023 में IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। वर्ल्ड जो है कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में पूछा गया है, तो ध्यान देंगे तो इस रैंकिंग में देखेंगे तो डेनमार्क को पहला रैंक मिला था और भारत को जो है क्या रैंक मिला था, 40वां, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जून 2023 में भारत की प्रथम पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई। तो ये जो है कहाँ पे, महाराष्ट्र, सॉरी चेन्नई। अगला देखिए, ठीक है, ये चेन्नई की है, ठीक है, चेन्नई। जून 2023 में अरब सागर में आए कृष्ण भीषण चक्रवाती तूफान के कारण गुजरात और महाराष्ट्र में तटीय क्षेत्र में भारी तबाही मची थी, ठीक है। तो ये कौन था, विपर्जय। तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे आपका, विपर्जय, ठीक है। और इसका जो है नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था, ये भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। मई 2030 में निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से कौन सा एक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्ग को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मई 2023 में आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो 42 जो है आपको कहाँ किया गया, आप लोग आंसर कर लिए होंगे, इंडोनेशिया, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 127। 49वें जो है G7 सम्मेलन 2023 के संबंध में बताना है सही कथन। इस सम्मेलन का आयोजन मई 2023 में हिरोशिमा जापान में किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। G7 सम्मेलन के मौके पर क्वाड लीडर्स समिट का भी आयोजन किया गया। देखिए यहाँ पे 49वें G7 की बात की जा रही है, तो मई 2023 में इसका आयोजन जापान में ही किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिरोशिमा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया और क्वाड लीडर्स समिट भी आयोजित हुआ। तीनों सही है, तीनों सही है, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जून 2023 में G7 देशों के श्रम नेताओं के नवगठित समूह L20 की शिखर बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया। पुणे है, नई दिल्ली, पटना या जयपुर।
आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी, पटना। यहाँ पे किसका था? तो श्रम नेताओं का था। अब इसमें देखिए बहुत सारा प्रश्न बनेगा G20 से, ठीक है, कि बहुत सारा मैटर लेके बहुत सारे शहरों में बैठक हुआ करता था। एक नज़र में इसको ध्यान से आप लोग देख लेंगे। अगला देखते हैं 129। जून 2023 में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड जो है ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया? तो ये जो है सूरीनाम। ऑप्शन ए इसका सही बन जाएगा आंसर। आंसर आप लोग करते रहेंगे। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर को MCC विश्व क्रिकेट समिति में शामिल किया गया? तो ये किसको शामिल किया गया था? झूलन गोस्वामी को। अगला देखते हैं। जून 2023 में भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन किस राज्य में प्रारंभ किया गया? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अगला प्रश्न है 132। जून 2023 में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया? तेलंगाना में। मई 2023 में छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन स्थल क्या है? तो ये हो जाएगा ढाका, बांग्लादेश। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2023 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमृत धरोहर और मिष्टी योजना का प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, भारत की आर्द्र भूमि को संरक्षित और पुनर्जीवित करना, भारत की मैंग्रोव भूमि को संरक्षित और पुनर्जीवित करना। तो मिष्टी योजना का दोनों ही अंदर ही बातें उद्देश्य है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा। जून 2023 में केंद्र सरकार द्वारा अजय लांबा आयोग का गठन किया गया, जिसका आखिर उद्देश्य क्या है? तो अजय लांबा की अध्यक्षता में जो है क्या मणिपुर हिंसा का जांच किया जा रहा है। गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा शिक्षा या संस्कृति या भाषा। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जून 2023 में एशियाई जो है फेंसिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी? तो ये जो है आपका भवानी देवी। ठीक है, देखिए आप लोग जो है इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। मेरे पास, मैं बार बार बताता हूँ, कोई प्रॉपर ऐसा टीम नहीं है, मैं अकेले काम करता हूँ, तो आप लोग इसे अधिक से अधिक जो है शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकेंगे। बाकी आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा, कोई टॉपिक पे आप डिमांड रखना चाहते हैं, यानी कोई टॉपिक समझना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए इसका सही आंसर आप लोग कर लिए, भवानी देवी। अगला देखते हैं। मई 2023 में भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी ने अपना समुद्री परीक्षण प्रारंभ किया। इसका नाम क्या है? देखिए इसका नाम क्या है? वागसीर। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखें। मई 2023 में जॉर्जी गोस्पोडिनो द्वारा लिखित किस पुस्तक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 दिया गया? तो ये जो है टाइम शेल्टर। अगला देखिए। मई 2023 में निम्नलिखित भारतीय फिल्म अभिनेत्रियों में से कौन सी एक अमेरिकी पत्रिका टाइम मैगजीन के कवर पेज पे आने वाली नवीनतम ग्लोबल स्टार बनी? तो ये कौन थी? दीपिका पादुकोण। तो इस तरह से टेस्ट हम लोग फिनिश किए। ये DIS का जो है आपका फेज 2 का टेस्ट नंबर 5 हम लोग कंप्लीट किए। तो आगे टेस्ट नंबर 6 हम लोग देखेंगे। तो अधिक से अधिक इसको आप लोग शेयर कर दें। बाकी कोई फीडबैक कमेंट होगा तो जरूर लिखेंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, PDF आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिया गया। देखिए जो भी कराएगा PDF आपको दिया गया, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, सारा PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।